पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर मतदान और झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव। और इस मतदान के बीच हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं उनका। करुणा शंकर शर्मा बांद्रा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद पांडे हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं। अक्षय विनोद शुक्ला हमारे साथ जुहू मुंबई से हैं। रजनीश रंजन बारामती से हैं। यूपी के सीसामऊ से विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अक्षय का रुख करूंगा। अक्षय, हाई प्रोफाइल ये पूरा इलाका है। जुहू के जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वो भी हाई प्रोफाइल है। अब 1 घंटा लगभग हो चुका है मतदान को, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल रवि, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हाई प्रोफाइल है। एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर लोग कम आते हैं, लेकिन इस बार वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जगह जगह आपको तमाम पोस्टर्स चिपके हुए देखने को मिल रहे थे कि जिसमें कहा जा रहा था कि 20 तारीख सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, जिम्मेदारी निभाने का दिन है। मुंबई यानी वो शहर जो कभी सोता नहीं है बोला जाता है, लेकिन आज जागने का समय और जगाने का समय है और इसका उपयोग करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो जो तस्वीर थी, यहाँ तक करीब लाइन लगी हुई थी, 100 मीटर दूर तक आपको लोग नज़र आ रहे थे। अभी भी देखिए कि तमाम वोटर्स आ रहे हैं जो अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने गेट का पता लगाते हुए, और उसके बाद वो वोट कास्ट करने के लिए आगे जाएंगे। मैम, आप लोग कहाँ से हैं, मैं अगर जानना चाहूँ? जुहू से ही हैं आप लोग। एक चीज़ में अभी जब वोट देने जा रहे हैं तो क्या दिमाग में आप लोगों के है सवाल, और किस चीज़ के लिए वोट करेंगे? अपने देश के लिए, अपना हिंदू धर्म निभाने के लिए। बिल्कुल, और भारतीय होने का धर्म आप ज़रूर निभाइए। मैं चाहूँगा कि आप वोट कास्ट करें क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। और ये देखिए यहाँ पर अब सेलिब्रिटीज़ का आना भी शुरू हो रहा है जो यहाँ वोट कास्ट करने के लिए धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और यही हाई प्रोफाइल सीट है जहाँ पर आपको अलग अलग सेलिब्रिटीज़ नज़र आएंगे जो वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल अक्षय, नजर आप बनाए रखिएगा। और देखिए अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं। बांद्रा से हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करुणा, बांद्रा के क्या लोकल मुद्दे हैं? आपने तो कई शोज किए, लोगों से बातचीत भी की है। वहां का इलेक्शन किस तरीके का रहेगा, क्या है वहां का इक्वेशन? देखिए बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से अभी आपकी बात हो रही थी अक्षय से, और उन्होंने बताया काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट वहाँ पर वो खड़े हैं, और ये भी जहाँ पर मैं बांद्रा वेस्ट में हूँ ये भी काफ़ी हाई प्रोफाइल है। अभी फरहान अख्तर अंदर गए हैं अपने परिवार के साथ, कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी बात हो पाए। इसके अलावा ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर दोपहर तक करीब सलमान खान है, शाहरुख खान है, रेखा है, प्रसून जोशी है। ये वो तमाम सेलिब्रिटीज़ है जो यहाँ पर वोट कास्ट करने आएंगे। सबसे बात करने की कोशिश होगी। एक मतदाता है जो कि अभी अंदर से वोट कास्ट करके आए, ज़रा मार्क दिखाएंगे आप प्लीज। ये देखिए आप, इन्होंने सुबह सुबह वोट कास्ट किया है। किन मुद्दों पर आपने वोट कास्ट किया? Well, आपस में we should have all brotherly relations, love and affection among everybody and make sure। अगर हिंदी में अगर आप बोल पाए। हाँ, अगर हम इंडिया में हमारी इंडिया की तरक्की हो, आपस में प्यार मोहब्बत से हम रहें, और इंडिया जो है इस वक्त खूब डेवलपमेंट करे, चाइना से आगे निकले। चाइना इधर कॉम्पिटिटिव है इंडिया के, तो हमें इंडिया को और अच्छा बनाना है। और वो जब होगा जब हम सब मिलजुल के मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहें। और अगर लोकल इश्यूज़ की बात करें, यहाँ के अगर मुद्दों की बात करें, तो वो क्या है आपके दिमाग में जिसको लेकर आपने अपना वोट डाला? वेल, यहाँ लोकल इश्यूज़ तो कोई ख़ास ऐसे नहीं है, बस जनरली ट्रैफिक का इशू है। और क्लीनलीनेस तो यहाँ बहुत अच्छी है, और यहाँ पे भी इंतज़ाम बहुत अच्छा है पुलिस का और अंदर वोटिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, और देखिए अंदर से लगा था लोग वोट कास्ट कर। कुछ और मतदाता हैं। मैम, आपने वोट कास्ट किया अभी, तो किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? गुड गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, वुमेन सेफ्टी। और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि जो लोग अंदर से वोट कास्ट करके आ रहे हैं, अंजलि और रवि, उनसे लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अंदर भी लगातार मतदान करके वो अपने
जहन में अपने मुद्दों को लेकर मत डालने जा रहे हैं। आज अहम दिन है महाराष्ट्र के लिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ नागपुर से इस वक्त जुड़े हुए। आनंद प्रकाश पांडे, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, अब क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं मतदान को लेकर? और नागपुर पर तो पूरे भारत की नजरें रहती हैं कि नागपुर से क्या जनादेश होगा जनता का? बिल्कुल, खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नागपुर और विदर्भ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। और ये कहा जाता है कि नागपुर और जो पूरा जो विदर्भ रीजन है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस गठबंधन ने इस रीजन में अच्छा कर लिया, विदर्भ में अच्छा कर लिया, उसके पास महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी आ जाती है। और 1 घंटे का वक्त हो चुका है, मतदान शुरू हुए। तो ऐसे में जिस बूथ पे हम खड़े हैं, नागपुर सेंट्रल सीट का ये बूथ है, यहाँ पर सुबह से ही मतदाता जो है सबसे पहला काम यही कर रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद बाकी काम कर रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे मतदाताओं की यहाँ पे कतार जो काफ़ी देर से लंबी कतारें लग रही है, लोग आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके पीछे वजह यह भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज की सक्रियता है, चुनाव आयोग ने जो अभियान चला है वो एक वजह है। और साथ ही साथ आम वोटर भी जो जागरूक हुआ है, तो आम वोटर्स की जागरूकता भी एक वजह है कि जो कि वोटिंग का जो अभी तक का पैटर्न है बड़ा अच्छा जा रहा है जिस सीट पर हम खड़े हैं। और खासकर नागपुर की बात करें तो हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, ये लोग अर्ली वोटर्स हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बहुत जल्दी वोट देने के लिए आ गई थी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? महिलाओं के सक्षमीकरण को लेकर, महिलाओं के जो मुद्रा लोन दी गई है, जो महिला अपने खुद के पैर पर खड़ा होना चाहती है, जो महिलाओं के इश्यूज राज्य सरकार ने उठाए हैं, वो सब इशू को लेकर हम लोग आज बड़े पैमाने पर महिलाएं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आई हुई है। सर, आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर वोट किया? हमने विकास के नाम पर वोट किया है। पिछले 10 सालों से जो नागपुर का चेहरा मोहरा जो बदली हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वोटिंग किया हुआ है। इस बार कई नारे भी दिए गए थे, उन नारों का भी असर हुआ कि विकास जैसे मुद्दों को आपने चुना? नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत है कि यहाँ पर जो विकास किया गया है या पिछले कई सालों से चल रहा है, और बड़े बड़े शहरों को हमारा शहर आगे निकल गया है, और यहाँ पर काफ़ी प्रमाण में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग उत्साहपूर्ण है और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। मैम, आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है? जो सरकार हमारे लिए काम करती है उनको ही देंगे। महिलाओं के मुद्दों की बात करें तो नागपुर में महिलाओं के मुद्दे क्या है ना, हमारे वार्ड मेंबर है। आप बताइए, आप भी वोटर हैं। श्रद्धा पाठक है। सर, आप बताइए, जो नारे दिए गए तो नारों का भी कोई असर है जमीन पे? वोटर वोट करने पर उन नारों के बारे में सोचे, जो नैरेटिव गढ़ा गया उसका भी कुछ असर है? बिल्कुल, उससे फर्क पड़ेगा। जो लोकसभा में काफ़ी लोग घर से कम निकले थे, इस बार आपको वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, और उसका असर आपको आने वाले 23 तारीख को रिजल्ट में भी समझ में आ जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या साफ हो पाएगा कि चुनावी बाजी आखिर किसने मारी? आनंद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और इस बीच तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। वोटिंग लगातार चल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्र वो पहुंच गए और अपना वोट उन्होंने डाला। वहीं अजीत पवार ने भी वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको उनका बयान। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है, और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूं और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। हमने काम किया है, आगे भी हम काम करना चाहते हैं। हमारा आगे क्या डेवलपमेंट करना है उसके बारे में हमने हमारा विजन में सब कुछ है। तो ये सब करते हुए हम देखेंगे अभी आगे कैसा करने का, क्या करने का। मुझे यहाँ के बारे में अगर आप पूछे तो बारामती के लोगों के ऊपर और वोटर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। अच्छे वोटों से वो मुझे जिता के 8वीं बार असेंबली में भेज देंगे। तो लगातार मतदान के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 2 खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके पास जाने से पहले मैं रजनीश रंजन के पास जाऊंगा। रजनीश, तस्वीरें दिखाइए सुबह की, क्या है मतदान की आज तस्वीरें? मतदाता क्या दिमाग में लेकर वोट डालने आज पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए बारामती से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बहुत उत्साहित मतदाता हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना वोट दिया है और ख़ास बात यह है कि ये शरद पवार, अजीत पवार, बल्कि आप कहें कि फैमिली, जो पवार फैमिली है, उनके गांव का ये बूथ है काटेवाड़ी का। और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? सर, देश में तो ये चल रहा है कि परिवार आपस में लड़ रहा है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? देश में क्या चल रहा है कि परिवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। गलत बात है, परिवार वाले अलग नहीं। चुनाव के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को? चुनाव के मुद्दे विकास के हैं। जो अजीत पवार साहब ने 30 बरस पहले इस बारामती परिसर में जो विकास किया वो अनमोल है। सभी रास्ते, गांव, स्कूल, खेती का विकास का मुद्दा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, शरद पवार साहब ने अपने आखिरी चुनावी भाषण में कहा कि एक युवा नेता हैं योगेंद्र, उनको मौका मिलना चाहिए, पढ़े लिखे हैं। उनके अपील का कोई असर यहाँ पर दिखाई देगा? युवा तो बारामती तालुके में लाखों में है। अच्छा, तो इनको भी मिलना चाहिए ना। फिर अकेले एक युवा को क्यों, उनके घर के युवा को क्यों? इधर खड़े तो 10-15 युवा तो यहाँ भी मिलेंगे आपको, और पूरे तालुके में तो लाखों में युवा है। यानी शरद पवार की अपील का असर नहीं है और लड़ाई बहुत आसान बिल्कुल आसान नहीं है और एकदम सीधी लड़ाई है। कोई कांटे की टक्कर बिल्कुल कुछ नहीं है। दादा बहुत वोटों से जीत के आएंगे, आपको 23 तारीख को समझ में आ जाएगा। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है यहाँ पर? चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं जो खास तौर पर आप लोगों को प्रभावित करते हैं, या वोट देने से पहले जिनके बारे में आप सोचते हैं और उस आधार पर अपना वोट देते हैं? अभी जो हम 35 साल से देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो विकास चल रहा है बारामती, काटेवाड़ी, सब उस विकास के पीछे सब जनता है। अभी यहाँ तो कोई, हमको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कोई कांटे की टक्कर होगी या नहीं, और आगे भी विकास है नाजी दादाजी करेंगे, ऐसा सब लोगों की सोच है। कुछ और लोगों से बात कर लें। करुणा, अगर आपके पास समय है, ये शरद पवार साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनको धोखा दिया गया, उनकी पार्टी तोड़ ली गई, वो कहीं विदेश में थे और जब आए तो पता चला कि पार्टी उनकी नहीं रही। ये सारी बातें चुनाव में उन्होंने की है, इसका कोई इम्पैक्ट आपको बारामती में दिखाई देता है, जो गढ़ है शरद पवार? जी, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। दादा पिछले 7 बार में जितने लाखों के लीड से आए थे, वही जैसा इस तरह भी इस बार भी दादा लाखों के। ठीक है रजनीश, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए और स्टूडियो में गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए। हर्षवर्धन जी हमारे साथ है और जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ है। सबसे पहले जयशंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। महाराष्ट्र में तो अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा वो देखने वाला होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले बहुत सारे इक्वेशन चेंज हो गए हैं। दोनों पवार और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो लोकप्रिय वैधता है वो साबित हो जाएगी। अपने पार्टी के अंदर तो अपनी ताकत उन्होंने दिखा दी है, कौन किसके साथ है या नहीं है, लेकिन जनता से एक्सेप्टेंस कितना मिला है किसको, ये क्लियर हो जाएगा। अंजलि, आप सही कह रही हैं। इसका एक तो प्रमाण पिछले लोकसभा के चुनाव में मिला था जी। उस समय भी, चूंकि उसके पहले ही एनसीपी 2 फाड़ हुई थी, शिवसेना 2 फाड़ हुई थी, और उसका एक बड़ा तबका जो है वो सरकार में शामिल हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उसका एक जनादेश एक तरह का तो था कि लोकसभा के चुनाव में लोगों ने उनको खारिज किया, उतना सीटें नहीं मिली। और जो महाविकास अघाड़ी है, जो शरद पवार जिसमें हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस के लोग हैं, उनको सीटें ज़्यादा दी थी। अब इस बार जो है विधानसभा का चुनाव ज़्यादा बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर होता है चुनाव, तो उसमें होगा ही, प्रूव होगा कि कौन असली एनसीपी है, शरद पवार हैं कि अजीत पवार हैं, कौन असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं या एकनाथ शिंदे के लोग हैं, उनके पास है जो। लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि देखिए, महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद कहें तो सबसे बड़े राज्यों में से एक है वो, और ज़्यादा सांसद, ज़्यादा विधायक वहाँ से चुन करके आते हैं। और न सिर्फ ये है, बल्कि मुंबई जो है देश की वाणिज्यिक राजधानी, कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कही जाती है। तो इसके हिसाब से भी देखिएगा तो देश और विदेश के लोगों की भी नज़र लगी हुई है महाराष्ट्र के विधानसभा के नतीजों के ऊपर। अब आज जिस तरह का मतदान होगा, आपने कल देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक महासचिव पैसों की गड्डियों के साथ उनके ऊपर छापा पड़ा और लोगों ने ये किया, वो इतना बड़ा स्टेक हो गया है कि लोग, आरोप लग रहा है कि करोड़ों करोड़ रुपए बंट रहे हैं। अब दोनों खेमों से बंट रहे होंगे, इसमें तो दो रानी, हर चुनाव में ऐसा होता ही है। तो लेकिन अब जो पकड़ा गया तो सामने आ गया है। इसके अलावा जिस तरह के नारे लगे हैं, कटोगे तो बंटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब लेकिन जो देखने को मिला धरातल पर अभी तक का, वो ये रहा है कि कटोगे तो बंटोगे का असर एनडीए पर ज़्यादा हो गया है। एनडीए में अजीत पवार ने साफ साफ विरोध कर दिया, कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
भाजपा के अंदर भी पूनम महाजन, पंकजा मुंडे जैसे लोग जो पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये उत्तर प्रदेश का नारा हो सकता है, हमारे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। फिर दूसरा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि साहब जिसको जितनी सीटें ज़्यादा मिलेंगी वही उसी का मुख्यमंत्री होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप 148 सीटों पे लड़ रहे हैं, बाकी लोग तो उसके आधे भी, दोनों मिल करके भी आधा सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को के ही विधायक ज़्यादा जीत करके आएंगे अगर बहुमत मिलने की बात आती है तो उसमें मुख्यमंत्री फिर उनका भाजपा का होगा। तब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, तब अजित पवार क्या करेंगे, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन नतीजों के बाद के जरूर सवाल हैं और ये पार्टियों के घटक दलों के सामने ये प्रश्न होगा। हर्षवर्धन जी, सीधे सीधे डिवाइड करके आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र का ये चुनाव जो है फैक्चुअल है या इमोशनल है? मतलब कि जब मुद्दे होते हैं फैक्चुअल की भाई महंगाई है, ट्रैफिक की समस्या है और बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, ये सारी समस्याओं की बात होती है। लेकिन ज़्यादातर मुद्दे हम देख रहे हैं कि परिवार बट गया, गद्दारी हो गई, वही सारी चीज़ें आ रही है। तो ये इमोटिव वोटिंग हो रही है या फिर आप फैक्चुअल वोटिंग की तरफ देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के इस चुनाव को? नहीं, एक तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये महंगाई, किसान और या जो भी ऐसे मुद्दे कहे जाते हैं उनकी बजाय इमोशनल मुद्दों पर ही हर कोई जाता है। ये एक शायद हमारे मीडिया के देखने का तरीका है। और किसान हमेशा होता है, लेकिन किसान को हमेशा मान लिया जाता है कि वो एक खास पैटर्न में वोटिंग करता है। हरियाणा में किसान नहीं है क्या वहाँ फैक्चुअल मुद्दे नहीं थे? तो थे, वहाँ तो एकदम उसी ज़मीनी मुद्दे पर वोट पड़े। महाराष्ट्र कई लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ठीक है कि पैसा वहाँ सबसे ज़्यादा है, मायानगरी मुंबई भी है, नागपुर भी है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में दो परिवार थे। एक बाला साहब ठाकरे का परिवार और दूसरा शरद पवार। बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, उनकी विरासत को उद्धव ठाकरे आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के परिवार का एक सिपह सलार एकनाथ शिंदे उनको लोकसभा चुनाव में मात दे चुका है। ये फैक्ट के तौर पर जानकारी सबको होनी चाहिए कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें गठजोड़ के तौर पर भले एनडीए कम रहा, लेकिन एकनाथ शिंदे कम सीटों पर लड़कर बेहतर चुनाव प्रदर्शन किया उन्होंने उद्धव ठाकरे से। अजीत पवार पूरी तरह से अपने चाचा से पिट गए। एक तरह से जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी जिसलिए उनको अतिरिक्त के तौर पर लेकर आई थी, वो अतिरिक्त संख्या जुटाने में नाकामयाब है। अब ये जो विधानसभा का चुनाव है ये तय कर देगा कि दोनों शिवसेना और एनसीपी में से किसका राजनीतिक भविष्य बचने वाला है, नंबर एक। नंबर दो, ये महाराष्ट्र की राजनीति क्या देश के दूसरे हिस्सों की तरह नेशनल पार्टीज की पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी क्या? ये दो बड़े प्रश्न हैं और ये सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं तय होगा, झारखंड में भी यही सवाल है जो लोगों को समझ में आ रहा है। और देखिए, मुद्दे तो निश्चित तौर पर क्या घुसपैठ मुद्दा नहीं होगा और बटोगे तो कटोगे। इस पूरे चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने प्रतिक्रिया की है, ये सूत्रवाक्य की तरह काम कर रहा है। कितना उसका असर होगा वो तो 23 को ही पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से डिटेलिंग आपने की। आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे सर। तो देखिए, जहां वोटिंग चल रही है तो बॉलीवुड के एक्टर्स भी मुंबई में वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। फरहान अख्तर ने भी वोट डाला है। लगातार ये जो वीडियोज हैं, विजुअल्स हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें। अक्षय कुमार ने भी वोटिंग की और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले अक्षय कुमार ने वोटिंग के बाद क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं। सबसे बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। मेरे को क्यों ढका? बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए, वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं बस अर्ज करूँगा टू ऑल पीपल दैट प्लीज़ कम आउट, अपना वोट दीजिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ द सिटी और द सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड ऑफ दिस कंट्री टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट्स नैरेटिव, इन द गवर्नेंस दैट इज़ टू फॉलो। क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ लोग मतलब शिकायत करते हैं कि मुंबई ऐसा है, मुंबई वैसा है, इसको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। पूछेंगे कि आपने वोट किया तो बोलेंगे मैंने वोट नहीं किया। तो फिर शिकायत मत कीजिए। यू नो, दिस इज़ द वन चांस दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट एज अ सिटीजन। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी कीजिए प्लीज़। इंडस्ट्री में एक बदलाव जो आप चाहते हैं? सॉरी, इंडस्ट्री में एक बदलाव जो आप? यार मैं ज़रूरी जो चीज़ है मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिए इस वक्त के जो हमारी स्क्रीन्स हैं उनका नंबर जो है वो बढ़े। वी आर वेरी अंडर स्क्रीन्ड। तो एज एन इंडस्ट्री माई अपील वुड बी दैट वी वर्क टूवर्ड्स ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर स्क्रीन्स वेयर पीपल कैन गो एंड कंज्यूम कंटेंट इन अ थिएटर। बांद्रा ईस्ट चले गए राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव, हम देख रहे हैं आज कह सकते हैं कि सितारे वोटिंग बूथ पर
कम से कम आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांद्रा ईस्ट से क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? सुबह से मतदान कैसा चल रहा है, कैसे इंतजामात हैं आज? बिल्कुल, देखिए सितारे तो ज़मीन पर हैं, चूंकि आज वोटिंग का दिन है, लेकिन आम लोग भी बड़ी संख्या में सुबह से मुंबई में वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस काउंटिंग सेंटर पर बांद्रा ईस्ट में साहित्य सहवाग सेंटर के पास मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करने के लिए आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, आप ठीक मेरे पीछे देखिए, साहित्य सहवाग सेंटर है। यहाँ पर आप देखिए एक बुजुर्ग शख्स जो है वोट देकर निकले, उनसे बात करते हैं। किन मुद्दों पर आपने वोट दिया सर? I can't explain now anything. It's all right. देखिए ये अभी इस विषय में कुछ बताना नहीं चाह रहे, लेकिन तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं। आप देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में, और ये वही वोटिंग सेंटर है जहां पर उद्धव ठाकरे परिवार भी थोड़ी देर के बाद में वोट करने के लिए पहुंचेगा। और यहां पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे, साथ साथ में पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो को पूरी तरह से मुंबई तैयार है, यहाँ पर वोट करने के लिए लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उद्धव ठाकरे मातोश्री का ये गढ़ कलानगर की ये सीट जो है इस बार अपने पाले में कर पाएंगे क्या? क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जिस पर जहाँ पर खुद उद्धव ठाकरे परिवार रहता है, लेकिन ये जो है आसानी से कभी भी उद्धव ठाकरे परिवार इस सीट को जीत नहीं पाया है। पिछली बार जिशान सिद्दीकी इस सीट से विधायक चुने गए थे, जो कि एनसीपी में थे, बाद में अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जो है वोट करके निकल रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वो वोट कर रही है। एक महिला जो है यहाँ अभी अभी निकली है और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना, आपने किन मुद्दों पर वोट किया है? किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? अभी ये बोलना मुश्किल। चलिए राजीव, आएंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। अब ठाणे का रुख करते हैं। ठाणे का जो इलाका है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का क्षेत्र आता है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव वहां से जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन, आज वोटिंग का दिन है, कैसी वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं? और यहाँ पर तो एकनाथ शिंदे का जो मुकाबला है वो अपने गुरु के भतीजे से ही है। निश्चित रूप से अंजलि, और आज महाराष्ट्र अपना नायक चुनेगा। कौन होगा महाराष्ट्र का नायक, इसके लिए जनता वोट कर रही है अलग अलग जगहों पे। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यह वो मॉडल पोलिंग बूथ है जिसपे थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे वोट करने के लिए यहां पे आने वाले हैं। और कई सारी महिलाएं और तमाम तरह के लोग हैं वो भी हैं यहाँ पे वोट करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने अपना वोट डाल दिया जी? किन मुद्दों के आधार पर आप लोगों ने वोट डाला? जिसने सुविधा दिया इसीलिए हम लोग वोट डाला। अच्छा, जिसने सुविधा दी आपको उसके लिए आप वोट कर रहे हैं। हाँ। क्या क्या इस बार के मुद्दे आपके नज़र में हैं? अभी क्या बुढ़ा हम लोग अवस्था हो गया हमला का, इसीलिए हमें सुविधा मिल रहा है। अच्छा। इसीलिए जो जिसको हमने देना था उनको दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। महिलाओं के लिए इस बार कई सारी योजनाएं लाई गई और कई सारी चीज़ें लगी, तो ये सब वोट करने से पहले आप लोग सोच रहे हैं? वो तो सोचना ही पड़ता है। नहीं पड़ेगा ना, सोचना पड़ता है। हाँ। कई सारे नारे भी लगे, कटेंगे तो बटेंगे टाइप से, वो सब भी दिमाग में रहता है वोट करने से पहले? वो तो रहेंगे ना। कोई दिक्कत तो नहीं हुई वोटिंग करने में? नहीं। तो मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोग भी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। और क्योंकि मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है अंजलि, कई तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं जिन सुविधाओं के लिए लोग यहाँ पे हैं। सर, इस बार वोटिंग करने के लिए आए हैं, किस तरह के मुद्दे हैं आप लोगों के जेहन में वोट करने से पहले? हम तो अच्छे रहते हैं कि सब लोग का कल्याण होए। यहाँ तक कि नगर सेवक भी अच्छे हैं, एकनाथ शिंदे भी बहुत अच्छे हैं। मैम, किस तरह के मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख के आप लोग वोट कर रहे हैं यहाँ पे? आप सर कुछ बोलना चाहेंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं? नहीं सर, कुछ। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट करने के चाहेंगे? बस लोगों को बेरोजगार मिले। अच्छा। और देश के लिए अच्छा काम करें। अच्छा, बस वो सब कर गए हैं। तो निश्चित रूप से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं। क्योंकि शहरी इलाका है, शहरी इलाकों में अंजलि लोग थोड़ा सा आराम तलब लोग होते हैं जो वोटिंग करने से परहेज करते हैं। बिल्कुल, या फिर हम देर देख से रहे हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, आपने बताया कि मॉडल पोलिंग बूथ है और लोगों को ये सुविधाएं भी पसंद आ रही हैं और लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बीच देखिए कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। योगेंद्र पवार, शरद पवार के पोते क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अभी जो हमको कष्ट लेने थे वो सब कष्ट हम सब ने लिए। मैं, मेरा कुटुंब, परिवार, सब हमारे जो कार्यकर्ता है, सब ने बहुत मेहनत ली
और अभी सिर्फ हम सब बूथ पे जाके कुछ गलत या अलग नहीं हो रहा है, अभी यही देखना है। और अभी मेहनत का फल हमको 23 तारीख को मिलेगा। हां, रवींद्र पाटील हे एक IPS ऑफिसर आहेत आणि तुमच्याच सगळ्यांच्या चॅनलवर असं सांगण्यात आलं की 2 वर्ष ते जेलमध्ये राहून आले, बरोबर? 2 वर्ष ते गृहस्थ जेलमध्ये राहून आलेले आहेत. त्यांनी काही माझ्यावर आरोप केलेले आहेत. एक खोटी ऑडिओ क्लिप माझ्या आवाजातली त्याच्यात आहे, त्याची मी सायबर क्राईमला कालच कंप्लेंट दिली आहे. तुम्हाला ती कंप्लेंटची कॉपी मिळाली आहे का? हां, तर काल संध्याकाळी माझ्याकडे जेव्हा ती क्लिप मीडियाच्या तो सुप्रिया सुले को सुन रहे थे आप। सीधे तौर पे जो बीजेपी ने ऑडियो जारी करके आरोप लगाया उसका खंडन कर रही हैं और कह रही हैं कि वो ऑडियो नकली है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 27 के सेमीफाइनल की। आज यूपी की 9 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने अपील की है भविष्य और संविधान के लिए वोट डालें, ये अखिलेश यादव ने अपील की है। अपना वोट डालने जरूर जाएं, अखिलेश यादव की अपील। दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। यूपी के सीसामऊ से विपिन चौबे हैं हमारे साथ और शिवांग हमारे साथ कुंदरकी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन के पास सबसे पहले चलते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ सीसामऊ से हैं। विपिन, सीसामऊ की आज की क्या तस्वीरें हैं? ये जो 9 सीटों पर मतदान हो रहा है, इसके लिए भी काफी पसीना बहाया गया है हर दल की तरफ से। जी बिल्कुल, और लंबे अरसे बाद ऐसा देखने को मिला है कि तमाम दलों ने उपचुनाव में इतनी ताकत झोंकी है और मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख विपक्षी दल अखिलेश यादव ने भी एक एक सीट पर 2-2, 3-3 रैलियां की हैं। हम इस वक्त कानपुर के सीसामऊ इलाके में जिस सीट पर चुनाव हो रहे हैं उस सीट के एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं और सुबह सुबह का वक्त और माहौल सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ भी आते और जाते लोगों का काफिला दिखाई। और इस तरफ देखेंगे आप, चाहे मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे हिंदू बाहुल्य इलाके से लोग आने वाले हों, लोग सुबह सुबह उठकर पोलिंग बूथ पर लाइन लगाकर और अपने मतों का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं और भारी सुरक्षा का इंतजाम है। और इस बीच जो खबर रही, जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो खबर ये कि ये बार बार कहा जा रहा था कि पुलिस को वोटर आईडी कार्ड को चेक करने की अनुमति ना दी जाए। और कल देर शाम इस पूरे मसले में बाकायदा उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का काम शांति और कानून व्यवस्था को बनाने का है। वोटर आईडी कार्ड चेक करने का जो अधिकार होता है वो निर्वाचन अधिकारी का होता है। और उसके बाद से स्मूथली अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि वोटिंग चल रही है। और ये जो सीट है अपने आप में बहुत बड़ी सीट है क्योंकि 24 साल से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जो इरफान सोलंकी जिन्हें एक मामले में सजा हुई और वो उनकी सदस्यता चली गई, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, उनसे पहले उनके पिता इस सीट पर थे। और आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा के बीच लोग मतदान करने आ रहे हैं। आप लोगों ने मतदान कर लिया? हो गया, वोटिंग हो गया? जी हो गया। क्या पहली बार वोट कर रही हैं आप? नहीं 4 टाइम्स। चौथी बार कर रही हैं। तो क्या मुद्दा है उत्तर प्रदेश में आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इस सीट पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, आप लोगों के लिए इश्यूज क्या हैं? इश्यूज तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत इश्यूज हैं, हाँ। बट उसे कोई सॉल्व करे तब बात है ना। लग रहा है कि इस उपचुनाव में आप एक मुस्लिम महिला कैंडिडेट हैं, तो कुछ बदलाव होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? प्राउड फील हो रहा है, प्राउड हो रहा है, हाँ। क्योंकि इसमें ये नहीं होगा ना कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं अगर होगा। अल्लाह ने चाहा तो, अगर वो कुछ भी नहीं सीट पे होगा। रही तो। अच्छा, एक और नारा था, कटेंगे तो बटेंगे, उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? नहीं, ऐसी कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो जाहिर है कि महिला है तो आपकी पसंद महिला ही होगी। जो काम अच्छा करेगा वो रहेगा, वो अच्छा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अच्छा। डजंट मैटर कि कौन है, जेंडर क्या है। जेंडर क्या है वो मैटर नहीं करता है, काम अच्छा होना काम चाहिए। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, कोई वोटिंग कार्ड वगैरह तो नहीं चेक किया? बुर्का हटाकर चेक करने वाली बात इस तरह से कोई भी किसी ने बुर्का हटाकर चेक करने की कोशिश, किसी ने किसी तरह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम इलाकों में महिलाओं की बुर्के को हटाकर चेक किया जाता है, पुलिस ऐसा करती है, ऐसा ना करने दिया जाए। नहीं, किसी ने कोई चेकिंग नहीं की। तो आप देख सकते हैं कानपुर के सीसामऊ इलाके की एक पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार अंदर भी आपको ले चलते हैं और आप समझ सकते हैं कि विपिन आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। हर्षवर्धन जी, सीसामऊ का नाम आया तो इरफान सोलंकी का भी नाम आया, आपने सुना, काफी चर्चा भी रही, कुछ अगर देखा जाए तो विवादित नाम रहा इरफान सोलंकी का। लेकिन अब चूंकि चुनाव है और इसमें एक बड़ी ही डिवाइडिंग लाइन भी चुनाव में चलती रही, तो क्या सीसामऊ मुस्लिम बहुल इलाका होते हुए किसी तरीके का मैसेज देगा इस मतदान में?
नहीं, मुझे लगता है इसमें बहुत मतलब मैसेज देने का क्या है। सीसामऊ एक ऐसी सीट है, इरफान सोलंकी उनके पिता जीतते रहे और मुसलमान वहाँ इतनी संख्या में हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना वहाँ बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा है। अब वो कुछ ऐसा हो कि मुसलमानों के वोट बटे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कम से कम पिछले लोकसभा चुनाव और उसके पहले कर्नाटक के चुनाव से हमने देखा है कि अब मुसलमान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ही वोट करता है, इसमें कोई भ्रम नहीं। एक जो ज़रूरी बात है, जो मुझे गंभीर लगती है, हम लोग लोकतंत्र की, संविधान की बात करते हैं और जितनी महिलाएं निकली उन्होंने कहा कि हमारा बुर्का हटाकर चेक नहीं किया गया। पुलिस ना चेक करे ये तो ठीक बात है, जायज बात है कि पुलिस को नहीं चेक करने का अधिकार होना चाहिए, और अगर हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई साथ में हो, बूथ पे जो भी है। लेकिन ये तो बहुत जरूरी है, कौन वोट कर रहा है, क्या उस महिला का सचमुच वोटर आईडी कार्ड है, ये तो बहुत आवश्यक है। ये तो पूरी तरह से चुनाव में धांधली की ओर इशारा करता है। लेकिन और इस पर कई बार हम नहीं करने को लेकर ये तो मुद्दा ही बन गया। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से तो ऑफिशियली कहा गया कि भाई ऐसा ना किया जाए। नहीं, किसी की भी तरफ से हो, आप चेहरा छिपाकर या चेहरा ढककर अगर कोई घूंघट में है तो उसको भी चुनाव आयोग के लोग चेक करें। ऐसा थोड़ी ना है कि ये हिंदू मुसलमान का मसला है। और यहीं पर जाकर वो संदेह पैदा होता है जहां कहा जाता है कि भाई मुस्लिम बहुल इलाके हैं तो वहां वोटिंग का परसेंटेज बढ़ गया। कई बार तो ऐसा आश्चर्य होता है कि इतना वोटिंग परसेंटेज भला कैसे हो सकता है, क्योंकि वोटर लिस्ट में जितने लोग होते हैं क्या उतने लोग उस समय उस विधानसभा या लोकसभा में रहे। और ये सवाल बार बार खड़ा होता है। सीसामऊ की वोटिंग और जिस तरह से बूथ जो अधिकारी थे उनको हटाया गया, तो ओवरऑल कहें तो जो लोकतंत्र है उस पर यह खतरा है कि अगर आप पहचान चेहरा छिपाकर वोट दे रहे हैं तो ये ठीक नहीं। बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लौटेंगे आपके पास। लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जयशंकर गुप्ता जी, अभी विपिन चौबे ने बातचीत की, उस दौरान एक बात उन्होंने बताई है कि इस बार के उपचुनाव में हमने ये देखा है कि जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने पुरजोर तरीके से जो है वो कैंपेन किया। क्या वजह मानते हैं आप कि उपचुनाव में बड़े बड़े जो वीआईपी नेता थे वो तक प्रचार के लिए आए हैं? क्या इस बार सभी को डर था कि उपचुनाव में अच्छी खासी अगर सीटें नहीं आई तो आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए समस्या पैदा हो सकती है? आप देखिए, इन जो 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, इसके नतीजों से उत्तर प्रदेश की सरकार के अस्तित्व पर तो कोई आंच आने वाली नहीं है। अगर 9 सीटें अगर विपक्ष भी जीत जाए तो भी सरकार तो उसके बाद स्पष्ट बहुमत है, बड़ा बहुमत है, इस मायने में नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे जो रुझान समझ में आएगा उत्तर प्रदेश के लोगों का, वो 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो उसको ये प्रभावित करेगा। हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसके अभी 2024 से लेकर 2027 में न जाने कितने चुनाव और उपचुनाव होंगे, इसके लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया था, काफ़ी सीटें उसकी कम हो गई थी, आधी सीटें रह गई थी उसकी, तो उसको देखते हुए लोग कह रहे थे कि अगर ये उपचुनाव भी हार जाती है भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पे तलवार लटकेगी और हो सकता है कि उनको पद छोड़ना भी पड़ जाए। शायद ये भी एक कारण है कि उन्होंने एक नया नारा जो दिया है, कटेंगे तो बटेंगे, और मतलब पता नहीं इसका क्या अर्थ वो समझ पा रहे हैं, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। जिस समाज को बांटने की बात कर रहे हैं उसको तो आपने सदियों से बांट करके रखा हुआ है। वो समाज अगर मुख्यमंत्री निवास में रहता है, मुख्यमंत्री रहता है, जब वो हटता है वहाँ से तो आप गंगा जल से धुलवाते हैं। उस समाज का पूर्व मुख्यमंत्री अगर मंदिर में जाता है इसका विश्लेषण तो काफी समय से हो रहा है, लेकिन चूंकि अब आज तो मतदान का ही समय है, तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो भी बहस हुई या जो नारेबाजी हुई, वाकई में इसका कोई इंपैक्ट है या नहीं है। शिवांग कुंदरकी से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग माथुर जुड़े हुए हैं। शिवांग, कुंदरकी में मतदान का क्या हाल है, तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह का वक्त है, हालांकि बहुत ज़्यादा इस वक्त उत्साह नहीं है। मतदान केंद्र पर हम हैं और सुरक्षा के भारी इंतजाम यहाँ भी जो है वो है। लगातार जो जिला मजिस्ट्रेट हैं और जो बाकी आला अफसर हैं, कप्तान हैं, वो इस पूरे इलाके को एकदम छावनी में तब्दील किया गया है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे खासतौर पर आने से रोका जा रहा है। कुछ वोटर हमारे साथ हैं जो अभी अभी वोट डाल के आए। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर शशि चौहान। शशि जी, ये बताइए कि यहाँ के ये उपचुनाव है यहाँ का, और यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि अगर यहाँ का इतिहास देखें तो करीब 30-31 सालों से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। क्या इस बार कोई बदलाव आप होते हुए देख रहे हैं, या फिर जो पुरानी रीत है वही यहाँ के लोग फॉलो करेंगे? नहीं, यहाँ पर आपकी बार जनता में बदलाव है। वो चाहते हैं कि हमारा विकास हो, तो इसलिए वो विकास की तरफ बढ़ते हुए उधर की तरफ ही वोट देने का उन्होंने सोचा है। हाँ। 2022 के चुनाव के बाद ये जो 24 का चुनाव है, जो उपचुनाव हो रहा है, इन 2 सालों में क्या बदलाव आया है? क्या मसले लोगों के मन में रहे?
इन लोगों के मतलब जो बिल्कुल ज़रूरी, जो कि बहुत ही नेसेसिटी होती है, वो मसले हैं। जैसे सड़कें नहीं है, नाली की सफाइयाँ नहीं है, नालियाँ प्रॉपर बनी हुई भी नहीं है। लोगों को आने जाने में कन्वेंस की भी इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि घर से निकल के बाहर तक सब कहीं से पानी गिर रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, गंदगी फैली हुई है। तो मेन तो मुद्दे लोगों के वही हैं। दूसरा जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छे से नहीं है, जिसे वो चाहते हैं कि हो। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जगपाल सिंह आर्य। ये बताइए, आपने क्या सोच के आज वोट किया है? आपके लिए क्या क्या इश्यूज इम्पोर्टेंट हैं यहाँ के? देखिए जी, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं महिलाओं की सुरक्षा, हमारे घर की महिलाओं की सुरक्षा। उन्हें कानून कौन सुरक्षा व्यवस्था दे सकता है, और हमारी ज़मीनों की सुरक्षा की व्यवस्था कौन दे सकता है, हमें कानून की जो गारंटी कौन दे सकता है, वो कौन उसकी व्यवस्था कर सकता है कि हम यहाँ सुरक्षित रहें। हम यहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में हमारा यहाँ पर रेशो 20-80 का है, और हम यहाँ जब ही रह सकते हैं जब हमें कानून की उच्च क्वालिटी की गारंटी मिले, और वो गारंटी हमें आज सरकार से यहाँ पर मिल रही है। इसलिए हम यहाँ पर सुरक्षित हैं और हम उस चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। देखिए, मतदाताओं की बात हम सुन रहे हैं और मतदाताओं के दिमाग में वोटिंग के समय क्या चल रहा है ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर सर, लेकिन अब बात यहां पर आकर रुकती है जहां से आप जो बात आप कह रहे थे कि क्या इससे एक मैसेज देने की कोशिश होगी, एक 27 का बैकग्राउंड तैयार करने की कोशिश होगी। क्या ये ना समझे कि लोकसभा में जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था, विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश में उस मोमेंटम को खोना नहीं चाहता, इसलिए इतनी ताकत झोंकी गई इस चुनाव में? नहीं, विपक्ष तो उस मोमेंटम को खोना नहीं चाहेगा, लेकिन सरकार भी ये चाहेगी कि जो उस पर दाग लग गया एक तरह का कि उसके कारण सीटें कब हो गई भारतीय जनता पार्टी की, तो वो ऐसा नहीं है। उसको दिखाना चाहेगी किसी न किसी लेवल पर भी कि नहीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा अभी भी बहुत मजबूत है, हमारी सरकार है और हम मतदाताओं का भी समर्थन हमको हासिल है। दूसरी बात यह है कि जैसा भी हर्षवर्धन कह रहे थे, वो कानपुर की सीसा मऊ वाली सीट है, वहाँ पे मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, या कुंदरकी में भी मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा होना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रामपुर का भी समीकरण ऐसा ही था। लेकिन आप देखिए कि रामपुर में जो पोलिंग हुई थी, इतनी कम पोलिंग हुई थी, शहरी इलाकों में भी इतनी कम पोलिंग हुई थी कि उसके कारण नतीजा बदल गया था। तो अगर पुलिस और प्रशासन के जरिए अगर लोगों को घरों से निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंचने ही ना दिया जाए, या किसी को रास्ते में रोक करके उसका बुर्का चेक किया जाए, बुर्का चेक करना चाहिए बिल्कुल। मेरी मानता है कि जब मतदान केंद्र के अंदर मतदान अधिकारी हो, खासतौर से अगर महिला मतदान अधिकारी हो, तो उसकी देखरेख में चेक होना चाहिए कि कौन असली मतदाता है, कौन नकली है। ये बात तो ठीक है, लेकिन पुलिस को किसी ने हक नहीं दिया है कि रास्ता में रोक करके, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको रोके पूछे भाई तुम कौन हो, तुम तो ये हो, तुम्हारे पुलिस खोज रही है तुमको, ये तुम घर जाओ। ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने रामपुर में ये बात देखी थी कि जहाँ 30-35% की पोलिंग हुई थी, जो आजम खान की वो सीट है, वो इतना, वहाँ पर भी मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, नतीजा तो उलट गया। इसलिए उलट गया क्योंकि बहुत ही लो पोलिंग हुई। पोलिंग होने इस बार भी अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है कि लाल कार्ड बांटे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप घरों से निकलना नहीं है और ये नहीं करना है, तो अगर ये हुआ और पोलिंग कम हो गई तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये सवाल है। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाहेंगे? और साथ में मैं एक चीज और जोड़ दूं कि ये सवाल सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए क्यों है कि कम हुआ मतदान और अधिक हुआ तो ऐसा होगा, हिंदू बहुल इलाकों में ये सवाल या ये प्रश्न या ये समस्या क्यों नहीं उठती कभी? कमाल यही है, आखिर शहरी इलाकों में कम वोटिंग होती है तो क्या कभी हम लोग इस तरह से समीक्षा करते हैं कि भाजपा क्यों हार गई या उसको कम वोट मिला? मुसलमान निकलेगा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देगा या भाजपा के विरोध में देगा? ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है क्या मुसलमान? और फिर जब ये बात कही जाती है, अभी वो जो बोल रहे थे कि 20-80 का रेशियो है, अभी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारा कितना प्रभावी है उसका उन्होंने उदाहरण दिया। जो मतदाता गए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ कानून व्यवस्था चाहिए, हम यहाँ कम हैं तो हमारी स्थिति ठीक नहीं। जहां हिंदू मतदाता कम है वहां अगर ये स्थिति हो गई और जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां तय है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ेगा। ये भी तो बड़ी विचित्र चीज है ना। क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? और जहां तक रही रामपुर या किसी भी ऐसी जहां जहां वोट बंटने की बात होती है तो आप कहेंगे कि जातियों में बंटता रहे। राहुल गांधी पूरे समय यही कोशिश करते रहे और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली। उनके लिहाज से बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, लेकिन क्या वोट प्रतिशत के लिहाज से इतना खराब प्रदर्शन रहा? पहली बात। दूसरा, उपचुनाव में यहां जो 9 सीटें हैं, अगर 10वीं मिल्कीपुर होती तो वो भी 10 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष की हैं
और इसमें से 5 सीटें तो ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। आप कटेहरी कह लीजिए, कुदरकी कह लीजिए, सीसामऊ कह लीजिए, मतलब ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां वैसे ही समाजवादी पार्टी का एक तरह से ज्यादा जोर रहता है। तो ऐसे में भी अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है तो इसे भी जरा देखा जाए, और योगी आदित्यनाथ हेड ऑन ले रहे हैं, उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे जयशंकर जी? नहीं, इसमें आपकी बात का एक डायरेक्ट काउंटर है ये। नहीं, कोई काउंटर इसमें नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि मैं जैसे वही बात पढ़ा रहा था मैं, बंटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या है? आपने तो लगातार बांट करके रखा है भाई। दलित अगर मंदिर में चला जाता है तो आप उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, दलित कुएं से पानी लेता है तो उसको आप पीट पाट करके रख देते हैं, आदिवासी है तो उसके चेहरे पे पेशाब करना आपका अधिकार है, बुनियादी अधिकार है, क्योंकि आप श्रमण तबके से आते हैं, आप संप्रभु संपन्न हैं, तो ये चीज़ें तो आपने रखा हुआ है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब अगर आप बराबरी के लेवल पर रखते तो आज वो तबका अगर उठ करके आ रहा है, कह रहा कि नहीं हम अपने हिसाब से वोट करेंगे, अगर हमारा आरक्षण खतरे में है, अगर हमारा संविधान खतरे में है, अगर उसको ये महसूस हो रहा है और वोट कर रहा है तो आपको चिंता हो रही है। आपकी जाति व्यवस्था के हिसाब से जब सारे काम हो रहे थे तब तो आपको बड़ा अच्छा था, तब कहीं नहीं बंटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं तो होता था। तो जैसा मैंने कहा, देखिए बंटने की बात और कटने की बात जो है, मतलब आप सीधे सांप्रदायिक नारे लगा रहे हैं। आप कभी कह देते हैं कि साहब वो तो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, वो आपकी भैंस छीन ले जाएंगे, वो उनको दे देंगे जिनके 8 बच्चे होते हैं। मतलब ये बातें अगर प्रधानमंत्री के लेवल पे कोई कहे, ये बातें अगर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है, वो किसी एक संप्रदाय का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, लेकिन आप इस तरह की बातें दे करके कह रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपने कहा कि साहब हम तो कब्र से उखाड़ करके बदला लेंगे, ये करेंगे। मतलब ठीक है, चुनाव में ऐसे बयानों का नतीजों पर कितना इंपैक्ट होता है, ये हर चुनाव ने हर बार साबित किया है, कितना नफा या कितना नुकसान होता है। लोकसभा चुनाव की आपने बात की, हमने देखा कि नतीजों में क्या हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश में भी। तो अब देखना होगा कि ये नारे क्या वाकई में उपचुनाव में कोई इंपैक्ट छोड़ते हैं